हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर प्लानेट। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने बात किया था कि लुसेंट का जो क्यूज स्टार्ट करेंगे। और क्यूज में हम स्टार्ट करने वाले थे आज से 2 सब्जेक्ट एक साथ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में एक और जहां हम बात करने वाले थे मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेशली ये बिहार दरोगा को ही ध्यान में रख के नहीं हम बनाने जा रहे हैं। और इसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ से पूरे भारतवर्ष के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के, मेरे पास यहाँ पर ना पेन है ना कॉपी है, कुछ भी नहीं है। तो आप तैयारी कैसे यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलते जाएंगे और हम अपने बगल में, ठीक है ना, यहाँ पे बगल में क्या करेंगे, आपको 1-2 मतलब जो भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ोटो लगाते जाएंगे। तो उससे आप देख लेंगे और केवल हम बोलेंगे। कहा जाता है कि जब आप देखते हैं करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। हो सकता है कि आज का क्लास आपको पसंद नहीं आए, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार यहाँ इस क्लास को विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपका तैयारी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, अभी आप एक पेन रखते हैं, कॉपी रखते हैं, हम जो बोलते हैं उसको नोट करते हैं, ठीक है। पहले देखें, फिर सुने, फिर लिखे, फिर उसको रिवीजन करने के लिए रखते हैं। वहाँ पर क्या होता है, टाइम तो लगता ही है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अभी, तो हम अभी बोलेंगे, ठीक है। मेरे आँख में आँख डालकर हम जो बोल रहे हैं, मेरे बात पर अपना कान को रख कर, ठीक है, हर एक चीज़ को आपको सुनना है, ठीक है। और सुनने के बाद मैन में रखना है। एक बार नॉर्मल स्पीड में सुनना, उसके बाद ट्वाइस स्पीड करके 2x स्पीड करके आप देख सकते हैं। और आपका रिवीजन के लिए स्पेशली हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये यदि सोचेंगे कि ये लेक्चर है बोर्ड वोर्ड पे लिख के बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। अब सबसे पहले बात यहाँ पर हिस्ट्री की आती है, तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास पर जाते हैं। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग में, मतलब सबसे पहले प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास। तो थोड़ा सा इसका कालक्रम हम देख लेते हैं कि कालक्रम क्या है। ये जो प्राचीन इतिहास है ना, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व, आज अभी 2000 चल रहा है, 2021, इससे भी 2500 पहले, मतलब आज से 4546 साल पहले से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को जो है ना, 600 नहीं, मतलब 800 ईस्वी 900 ईस्वी तक के काल को, मतलब 2500 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक के काल को जो है ना हम लोग मानते हैं प्राचीन काल। और 900 ईस्वी से लेकर, मतलब 1192 ईस्वी से लेकर जिस टाइम पे मतलब मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम स्थापना की थी, उस टाइम से लेके आज तक माना जाता है मध्य का, आज तक नहीं, मतलब 1526 ईस्वी तक, जब बाबर में नहीं आया था, सॉरी, जब बाबर भारत में जब तक नहीं आया था तब तक 1526 ईस्वी तक को माना जाता है मध्यकालीन। और 1526 से लेके और 1707 तक जो है ना मुगल काल माना जाता है। और 1707 ईस्वी से लेके आज 2021 तक, आज कौन सा डेट है, आज है 14 फरवरी 2021, वैलेंटाइन डे। मतलब 1707 ईस्वी से लेके आज तक के काल को हम लोग आधुनिक युग के नाम से जाने जाते हैं। तो आज अभी जो हम वर्तमान में पढ़ने वाले हैं, तो 3 जून 1717 के बाद के इतिहास को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे अभी तक आएंगे कि आज 2021 तक भारत की स्थिति क्या है। तो ये भारतीय इतिहास का एक प्राचीन, मतलब ये छोटा सा तरीका था। अब देखिए, हमेशा से भारत में जो है अलग अलग लोग, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का जो है यहाँ पर बोलबाला रहा है और यहाँ पर गद्दी पर मतलब बैठे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है आर्य लोग बैठे थे, उसके बाद जो है कुछ दिन राजपूत लोग बैठे, फिर उसके बाद मुसलमान लोग बैठे, और मुसलमान के बाद जो है अंग्रेज आके बैठ गए, ठीक है। और अंग्रेज के बाद अभी से भारत स्वतंत्र होने के बाद अभी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, मतलब लोकतंत्र की शासन चल रही है। तो यहाँ पर वही बातें हैं कि जो अब मुगल काल में 1707 ईस्वी से ही क्यों मनाते हैं, क्यों माना जाता है कि 1707 से ही यहाँ पर जो है आधुनिक काल है। देखिए, जब 1526 ईस्वी में बाबर मुगल काल का स्थापना करता है, तो उस टाइम पे मतलब पूरे भारत में जो है उस टाइम पे जो है सल्तनत काल चल रहा था, उसको समाप्त करके बाबर आया और यहाँ पर जो है बाबर अपना मुगल काल, लेकिन मुगल काल का जो अंतिम शासक था यहाँ पर औरंगजेब जो है 3 जून 1707 को उसका जो मृत्यु हो जाता है, ठीक है। उसके मरने के बाद उसके 3 पुत्र होते हैं, ठीक है। 3 पुत्र, तीनों पुत्र में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, मतलब गद्दी पर बैठने के लिए युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि मुअज्जम नाम जिसका जो है सो बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, या शाह बेखबर, उसका साथ दिया और क्या किया, गद्दी पर बैठा, ठीक है। मतलब
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसका बड़ा बेटा मुअज्जम, जो उस टाइम में जिस टाइम में बाबर का मृत्यु हुआ था दक्षिण में, वो अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान से लाहौर में आते हुए रास्ता में ही अपने आप को क्या किया, लाहौर में क्या किया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, और उस टाइम पे बादशाह घोषित करने के बाद गुरु गोविंद सिंह उनका साथ दिया और वही गद्दी पर बैठे और अपने 2 भाई को जो है क्या किया, मौत के घाट उतारकर गद्दी पर बैठे। ये जो भारत के इतिहास है ना, उसमें गद्दी पर बैठने के लिए हमेशा से अपने पिताजी का, अपने मामा का, अपने दामाद का और अपने भाई का खून करके ही जो है गद्दी पर बैठता था। पता नहीं ये कौन सा आदत इन लोग को लग गया था। तो गद्दी पर बैठता है कौन कौन बैठता है, तो बहादुर शाह प्रथम या चाहे शाह आलम प्रथम भी इसको बोलते हैं, या शाह बेखबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 शासक के आसपास यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले बैठते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बैठते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या शाह बेखबर, ये 1707 से 1712 बैठते हैं। फिर 1712 से लेकर 1713 के बीच में जहादर शाह बैठते हैं, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 1712 से लेकर 1713 से लेकर 1719 तक जो है कौन बैठते हैं, फर्रुखसियर बैठते हैं। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जानाता है। और 1719 से लेकर 1748 तक के बीच में जो है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला राजा बोला जाता है, वो गद्दी पर बैठता है। इसका एक नाम रोशन अख्तर भी है। देखिए मेरे साथ यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो लिखने उखने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपको ये जो 2 पुस्तक हमने बताए थे उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, हो सकता है कि आप जिंदगी गुजर जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और इस दोनों किताब का सबसे खासियत है ना कि इसमें फुल चीज़ दिया ही नहीं है। जितना चीज़ अभी हम बोले हैं ना, उस चीज़ आप एक साथ समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए निश्चित रूप से आप मेरे बात पर ध्यान दीजिए और कामयाबी का डोज आधा घंटा रोज, इसमें मेरे साथ आप बने रहिए, आपका जीएस बहुत अच्छा से बूस्ट अप कर जाएगा। तो हम यहाँ पर कहाँ थे कि सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम या चाहे शाह आलम 1707 से 1712, फिर जहादर शाह 1712 से 1713, फिर 1713 से 1719 कौन बैठा, फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर भी। और 1719 के जनवरी में जो है फर्रुखसियर को मार दिया जाता है। उसके बाद रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात, ठीक है ना, ये दोनों बैठता है। अब देखिए कभी कभी एक नंबरी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि उत्तर मुगल काल में ऑप्शन देता है कि कार्यक्रम मतलब कार्यकाल समझाइए। तो यहाँ पे रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला दोनों दे देता है। तो रफ़ी-उद-दौला पहले आया था, ठीक है, रफ़ी-उद-दौला फरवरी में आया था और रफ़ी-उद-दरजात जो है जून 1719 में आया था, ठीक है ना, गद्दी पर बैठा था। फिर 1719 के बाद 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह, जिसको जो है रोशन अख्तर भी कहते हैं। फिर 1748 से लेकर 1754 तक के बीच में अहमद शाह बैठते हैं। ये वही अहमद शाह है जो अभी कुछ दिन पहले पानीपत मूवी आया था, अहमद शाह अब्दाली, जो इसी के काल में जो है आक्रमण का सारे चीज़ देखेंगे हम, केवल बोल के ही, मेरे बात पे ध्यान रखेंगे, बहुत आपको फायदा होगा। फिर अहमद शाह के बाद कौन आता है, आलमगीर द्वितीय आता है, ठीक है, जिसका 1754 से लेकर 1759 तक रहता है। और आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जिसका 1759 से लेकर 1806 के बीच में रहता है। इसको अली गौहर के नाम से भी जाना है। और शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आता है, जो 1806 से 1837 के बीच रहता है और गद्दी पर बैठता है, रहता क्या है, गद्दी पर बैठता है। और 1837 से लेकर 1862 के बीच में बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून के मांडले जेल में भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये गद्दी पर बैठते हैं। तो ये टोटल तकरीबन 10 शासक ऐसे हैं जो गद्दी पर बैठते हैं और विभिन्न तरीक़ा से शासन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है ना आपके लुसेंट में, तो यही है कि उत्तर मुगल काल, ठीक है। इस उत्तर मुगल काल में जो जितने भी ये शासक हैं, ये अलग अलग काल में इनके अलग अलग काल में इनके अलग अलग घटना घटती है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और पहले गद्दी पर बैठता है यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या चाहे शाह बेखबर, जो 1707 से 1712 के ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठता है और शासन करता है। ये 65 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, अर्थात बुढ़ारी में जो है गद्दी पर बैठते हैं। और ये इनका नीति क्या था कि राजपूत और मराठा के प्रति ये जो है बहुत ही संवेदनशील अर्थात मैत्रीपूर्ण भावना रखे थे। और इन्होंने मराठा को सरदेशमुखी कर जो है देना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जो है 1689 ईस्वी में साहू, जो कि औरंगजेब, जिसको कि औरंगजेब कैद कर लिया था, उसको भी इन्होंने मुक्त कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर 1711 ईस्वी में जेसुआ केटलर के नेतृत्व में इन्हीं के दरबार में जो है डच कंपनी आते हैं और अपना व्यापार वगैरह के बारे में बात करते हैं। इनको चौथ नहीं दिया था, ठीक है। और ये 65 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर बैठे थे। इतिहासकार खाकी ने इसको जो है शाह ए बेखबर कह के पुकारा है। इनके बाद बैठते हैं जहादर शाह, जो 1712 से लेकर 1713 के बीच में गद्दी पर बैठते हैं। और इसको जो है लंपट मूर्ख भी बोला जाता है, किसको, जहादर शाह को। और
ये स्पेशली जो है ये जो है यहाँ पर जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठते हैं और यहाँ पर जो है चौथ और सरदेशमुखी दोनों प्रकार के कर मराठा को देना स्वीकार करते हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या रखते हैं कि कर जो है वसूलेगा मुगल और देगा किसको, मतलब वसूलने नहीं देगा मुगल को, डायरेक्ट क्या करे मुगल ही वसूलेगा और मराठा को देगा। और इसकी हत्या किसका, जुल्फिकार यहाँ पर जो है जहांगीर शाह की हत्या फर्रुखसियर जो कि उसका भतीजा था उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है, किसके सहयोग से, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से। अब ये सैयद बंधुओं कौन है, तो उस टाइम में मुगल दरबार में अलग अलग देशों से, जैसे कि ईरान का जो भी धनी व्यक्ति था, तो तुरानी दल का कुछ नेता था धनी व्यक्ति, वो क्या थे कि मुगल साम्राज्य में एक्टिव थे, सक्रिय थे मुगल के दरबार में, और अपना वर्चस्व रखने के लिए स्पेशली किसी किसी को सपोर्ट किया करते थे। तो उसी का था ईरानी दल का नेता था यहाँ पर सैयद बंधु। तो सैयद बंधु में दो व्यक्ति शामिल थे यहाँ पर, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इन दोनों को मिलाकर जो है ना यहाँ पर सैयद बंधुओं बोला जाता है। और सैयद बंधुओं को इतिहास में जो है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 2-3 लोगों को अलग अलग क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांगीर शाह के बाद बैठते हैं गद्दी पर कौन, तो फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही इन्होंने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि जजिया कर क्या था कि एक प्रकार से हिंदुओं के लिए यहाँ पर एक जो है अलग प्रकार का कर था, धार्मिक कर था, ठीक है। तो फर्रुखसियर जजिया कर समाप्त कर दिया। इसी के फर्रुखसियर के शासनकाल में ही जो सिख नेता था बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 3 सिख नेता ऐसा है जिसका जो मुगल साम्राज्य में हत्या होता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। बंदा बहादुर का हत्या होता है यहाँ पर 17 से 17 ईस्वी में, तो कौन करवाते हैं, फर्रुखसियर। और औरंगजेब के शासनकाल में गुरु तेग बहादुर का हत्या होता है, और शासनकाल में क्या वही करवाते ही हैं। और यहाँ पर अर्जुन देव का हत्या जो है जहांगीर के शासनकाल में। तो ये तीनों का हत्या आप याद रखेंगे, कई बार पूछ दिया जाता है कि अर्जुन देव की हत्या किसके शासनकाल में हुआ था, तो जहांगीर के शासनकाल में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि डॉक्टर शॉरमैन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक ग्रुप आता है, गुट आता है इनके दरबार में, ठीक है। और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये ग्रुप आते हैं तो उस टाइम पे ये मतलब कब्जियत के बीमारी से का शिकार हुए रहते हैं। तो उसी ग्रुप में एक डॉक्टर रहते हैं, आधुनिक डॉक्टर, जिसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन क्या करते हैं, कुछ दवाएं उनको खिलाते हैं और इस प्रकार से पूरा फिट हो जाते हैं। कौन, फर्रुखसियर। तो पूरा फिट हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो उस खुशी में क्या करते हैं कि गोल्डन फरमान जारी करता है, सुनहरा फरमान जारी करता है। सुनहरा फरमान में क्या था कि बहुत ही कम पैसा लेकर जो है कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दिया था पूरे भारत में। कहने का मतलब ये इनका जो साम्राज्य था वहाँ जहाँ पर मुगल समाज, जैसे कि बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया जो भी था, तो यहाँ पर जो है इनको फरमान जारी करके दे दिया और इस प्रकार से करने लगे। अब इस बीच में जिसके सहयोग से इन्होंने गद्दी पर बैठा था, अली बंधुओं के सहयोग से, तो उन्होंने क्या किया, उसको तो पहले से पता था कि ये लोग घटिया लोग हैं, कभी भी हमको भी पीठ में छुरा मार के निकल सकते हैं। तो वो उसको हटाना चाह रहे थे, किसको, सैयद बंधुओं को, मतलब मार देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथन जो मराठा का साम्राज्य था, इससे दोस्ती करके फर्रुखसियर कौन दोस्ती किया, तो सैयद बंधु दोस्ती करके फर्रुखसियर को क्या करते हैं, दोनों आंखों में जो है रॉड मार के उसको अंधा कर देते हैं और इस प्रकार से उसकी हत्या कर देते हैं। तो 1319 ईस्वी में रफ़ी-उद-दौला क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। और ये दोनों जो है बस 1-1 साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं और इन दोनों के बाद इन दोनों का मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। तो फरवरी में बैठते हैं रफ़ी-उद-दौला, जून में बैठते हैं रफ़ी-उद-दरजात 1719 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है शासन पर गद्दी के लिए बैठते हैं मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। और इसका जो शासन काल था, मतलब बहुत उथल पुथल वाला काल था इसके शासन काल में, क्योंकि देखिए धीरे धीरे कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं बच रहा था। और दूर का जो क्षेत्र था, जैसे बंगाल का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, हैदराबाद का क्षेत्र, और यहाँ पर उसके पड़ोसी क्षेत्र अवध भी, मतलब चूंकि खुद राजा ही कहा जाता है कि घर का पिलर यदि कमजोर हो जाएगा तो ऑलरेडी घर तो गिरेगा ही। वही बात है कि राजा ही कमजोर था, मतलब एक ही आदमी शासन नहीं कर रहे थे। तो जो दूर दराज में इनका क्षेत्र था, सारे लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को आज़ाद करके खुद जो है वहाँ का राजा घोषित कर लिया था। इस दौरान सबसे पहले बंगाल में 1713 ईस्वी में ही क्या करते हैं, मुर्शीद कुली खान, नाम सुने ही होंगे आप, क्या करते हैं कि बंगाल को अलग घोषित करके, स्वतंत्र घोषित करके अपने को वहाँ का नवाब घोषित कर लेते हैं। लेकिन आंशिक रूप से कुछ न कुछ निश्चित रूप से क्या करते हैं, मुगल को यहाँ पर नजराना भेजते रहते हैं। लेकिन उसका जो अगला बंगाल का और जो अगला सिराजुद्दौला वगैरह होता है, वो लोग जो है भेजना बंद कर देते। वो एक अलग मैटर, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं
तो सबसे पहले 1713 में बंगाल आज़ाद होता है। फिर 1720 में क्या होता है कि कर्नाटक आज़ाद हो जाता है। किसके द्वारा? तो सादुतुल्ला खां के द्वारा कर्नाटक को आज़ाद कर लिया जाता है। इसी दौरान 1722 ईस्वी में सआदत खां, ठीक है ना, अवध को जो है स्वतंत्र घोषित कर देता है। और 1724 ईस्वी में जो है चिकनलीच खां, ठीक है, चिकनलीच खां क्या करते हैं, तो इसको अपने आप को हैदराबाद घोषित कर लेते हैं और वहाँ पर जो है शासन कर लेते हैं। फिर पंजाब वगैरह भी, पंजाब हो गया और सिख वगैरह भी अलग अलग बांट जाते हैं, बंगाल भी बांट जाता है, तो वो हम अलग से चर्चा करेंगे। तो और इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1719 से 1748 के बीच में शासनकाल था, या है इसी के शासनकाल में जो है नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन, फारस का जो है शासक था, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नेपोलियन को, इसका जो है आक्रमण होता है, ठीक है। और इसको आक्रमण, जैसे आक्रमण होता है तो ये सारे लोग जो स्वतंत्र हो गए थे उन सभी लोगों को बुलाया जाता है, चाहे सादुतुल्ला खां हो, सआदत खां हो या चिकनलीच खां हो, सबको बुलाया जाता है। तो ये जो अवध का नवाब अपने आप को घोषित कर लिया था सादुतुल्ला खां, या सॉरी सआदत खां, ये क्या करते हैं नादिर शाह को, नादिर शाह अपना धन लूटना उन लोग का काम था, धन लूट के जा रहे थे। तो चूंकि इनका तो जला हुआ था पिछवाड़ा, तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि सरकार आप जा रहे हैं, आप दिल्ली में रुकिए, आपका स्वागत है और यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, आप जो लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं है और अधिक से अधिक लेके जाइए। तो कुल 57 दिन दिल्ली में रुकता है नादिर शाह और बहुत सारे मारकाट बचाते हैं दिल्ली में। और 57 दिन रुकने के बाद जो है यहाँ से जो है लूट खसोद के जो है अपने साथ जो लेके जाते हैं। क्या सब लेके जाते हैं? तो सबसे पहले जो है तख्ते तौस, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, ठीक है, जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, सॉरी शाहजहां के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, उसको लेके जाते हैं। उसके बाद कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के कान से था, यही लेके जाते हैं। उसके बाद जो भारतीय संगीत का जो पांडुलिपि हस्तलिखित था वो उसको लेके जाते हैं। ये तीनों चीज़ लेके चल जाते हैं और जाने के दरम्यान जो है 50 लाख रुपया डिमांड करते हैं, किससे? मुगल से। और 50 लाख रुपया डिमांड करते हुए जो सआदत खां रुक गया था कि महाराज आप अभी और आक्रमण कीजिए, क्योंकि उनका एक मनसा था कि जब ये आक्रमण करके चल जाएंगे तो सब लोग तो मर जाएंगे, हम भी बैठेंगे गद्दी पर। तो इन पे भी 50 लाख का जो है जुर्माना रख दिया। तो 50 लाख रुपया नहीं दिया, जिसके कारण अवध का जो नवाब सआदुतुल्ला खां था वो अपने आप को हत्या कर लेता है। और इस प्रकार से नादिर शाह यहाँ से लूट खसोट कर बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चल जाते हैं। और इसी के शासनकाल में जो है ये 5-6 राज्य, अलग अलग राज्य में मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है 5-6 राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और 1748 ईस्वी जब आता है तो मोहम्मद शाह का ऑलरेडी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं अहमद शाह बैठते हैं, ठीक है, जिनका 1748 से लेकर 1754 के बीच में गद्दी पर बैठते हैं अहमद शाह। और इस अहमद शाह के शासनकाल का सबसे भयानक और खतरनाक बात है कि अहमद शाह अब्दाली, एक पानीपत मूवी आया था, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो वही अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 से 54 के बीच में कुल 5 बार भारत पर आक्रमण करते हैं और एक बार लास्ट में भी आते हैं। तो ये अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह जो है 1748 से 1754 के बीच में रहते हैं। और 1754 से लेकर 1759 के बीच में आलमगीर द्वितीय आते हैं। ये 54 से 59 के बीच में रहते हैं। इसके शासनकाल में सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसमें जो है प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 के बीच में जो है प्लासी का युद्ध होता है। ये प्लासी का युद्ध क्यों होता है, जब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे, ये जो 5 राज्य अलग अलग स्वतंत्र हो गए थे उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे यदि टाइम बच रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन 23 जून 1757 ईस्वी के बीच क्या होता है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है, इनके आलमगीर द्वितीय के बाद आते हैं शासन पर बैठने के लिए शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये दो तीन गो आता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 के बीच में बैठते हैं। इसके शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा बात है कि इसके शासनकाल में जो है ना 1764 ईस्वी में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1764 ईस्वी में जो है यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दो ऐसा युद्ध था कि अंग्रेज को जो है यहाँ पर भारत में अपना अधिकार वर्चस्व करने के लिए ये एक रास्ता दे देते हैं। तो ये इसी युद्ध को जो है मतलब मेन फ्रंट इसी युद्ध को माना जाता है। और 1764 में युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि 2 संधि 1765 ईस्वी में होती है, तो शाह आलम द्वितीय करते हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वितीय बैठते हैं। अकबर द्वितीय जो है अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाले पहले जो है मुगल शासक कौन है, तो ये अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय का नाम आप सुने होंगे निश्चित रूप से। तो ये पेंशन पे पलने वाले होते हैं। जब इनका पेंशन एक तरह से अंग्रेज लोग धीरे धीरे कम कर देते हैं, ये 1806 से 1837 के बीच अकबर द्वितीय का रहता है शासनकाल।
और जब धीरे धीरे इनका पेंशन कम कर देते हैं तो राजा राम मोहन राय का आप बात सुने होंगे, जिनको 1833 ईस्वी में जो है इंग्लैंड भेजते हैं और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि यही अकबर द्वितीय देते हैं। जो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच हम यहाँ पर शासन करते हैं, यही अकबर द्वितीय उसको उपाधि देती है राजा का। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो इंग्लैंड भेजते हैं किस बात करने की, उसको बोलते हैं कि वहाँ की जो महारानी है उससे आप मेरा बात कर लीजिएगा कि कम से कम मेरा पेंशन तो बढ़ा दे। तो पेंशन बढ़ाने के लिए स्पेशली जो है इनको भेजते हैं वहाँ पर, किनको, राजा राम मोहन राय को, जहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1837 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नाम के एक शहर में हो जाता है। तो 1837 ईस्वी में 1837 में अकबर द्वितीय के बाद जो है 1837 से लेकर 1862 के बीच में बहादुर शाह जफर आते हैं गद्दी पर बैठने के लिए और ये गद्दी पर बैठते हैं। और इसके शासनकाल के सबसे बड़ी बात है कि 1857 की क्रांति होती है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय क्रांति भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे, ये 10 राजा इसके शासनकाल में थे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ये अलग अलग राज्य जो है यहाँ पर स्वतंत्र हो गए थे, उस राज्य के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवध के बारे में बात करते हैं। अवध को जो है शहादत खां 1722 ईस्वी में जो अपने आप को मुगल से स्वतंत्र घोषित कर लेता है और वहाँ पर उसका नवाब बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अवध का जो अंतिम नवाब है, अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब, ये कभी कभार पूछ देता है। अवध के बाद हम आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक भी स्वतंत्र कर लेता है 1720 ईस्वी में सादतुल्लाह खां के नेतृत्व में। याद रखिएगा मेरे बात को, सादतुल्लाह खां के नेतृत्व में अपने आप को अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद वही घोषित हो जाए। उसके बाद चिकनलीच खां, जिसको जो है चिकनलीच खां भी अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिसको निजाम मुल्क भी बोला जाता है। ये हैदराबाद की स्थापना करते हैं स्वतंत्र राज्य का और वहाँ पे वो भी क्या करते हैं, शासन करते हैं। और जब बात करते हैं हम यहाँ पर बंगाल का, तो बंगाल एक अलग अपने आप में सेक्शन हो जाता है। बंगाल में सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खां बैठते हैं, जो 1713 से लेकर 17 से 26-27 के बीच बैठते हैं। फिर सरफराज आता है, फिर अलवर्दी खां आता है, अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आता है। और सिराजुद्दौला के बारे में हमको मेनली पढ़ना है। ठीक है, अलवर्दी खां था कि अंग्रेज एक ऐसा मधुमक्खी है जिसको आप यदि ढेला नहीं मारते हैं तो आपको शहद देगा, यदि ढेला मारते हैं या उंगली करते हैं तो आपको काट काट कर जो है खून बहा देगा। तो अलवर्दी खां ऐसा बोला था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां क्या किया था कि वहाँ बंगाल का राजधानी पहले ढाका में था, जो जहाँ पर आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ से राजधानी को ट्रांसफ़र करके क्या करते हैं कि मुर्शिदाबाद ले आते हैं। और मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर ट्रांसफ़र करके लाते हैं कौन, तो यहाँ पर मीर कासिम लाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थे बंगाल के बारे में। हम स्पेशली बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो ये जो सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला बैठते हैं तो गद्दी पर, तो वहाँ पर जो है उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका एक ममेरा भाई, ये दोनों उसके जान का दुश्मन बन जाते हैं। जब घर का वेदी लंका डा होता है तो ये सारे लोग मतलब मौका का तलाश कर रहे थे, कभी इसको फंसाएंगे और क्या करेंगे, फंसा कर जो है बदला लेंगे, क्योंकि उसको नहीं बनने दिया था। उसका नाना था अलवर्दी खां और नाना केवल एक ही आदमी को दे दिया था, तो इसीलिए वो लोग जल रहा था। तो यहाँ पर एक किला का जो है ये लोग निर्माण कर रहा था, अंग्रेज लोग किला का, चंद्रनगर किला का जो है यहाँ पर निर्माण कर रहे थे। चंद्रनगर किला का निर्माण बिना पूछे, मतलब नवाब से बिना पूछे कर रहे थे, तो जाके रोका, नहीं माना सिराजुद्दौला, जाके रोका, नहीं माना, उसके बाद भी करता रहा। इसीलिए क्या किया कि 20/10 के एक कमरा में 20 जून 1756 ईस्वी को क्या किया कि 146 आदमी को ठूस ठूस के भर दिया। और जब सुबह में जाके खोला जाता है रूम को, तो वहाँ पर देखता है कि मात्र 146 में से 23 लोग ही जिंदा है। और इस पूरे घटना में एक हॉलवेल नाम का भी आदमी था जो बच गया था। उस 23 लोग में से 146 में से जो 23 लोग बच रहे थे, हॉलवेल भी, तो वही हॉलवेल जो है इस घटना को उजागर करते हैं और उसको इतिहास में लिखा गया, जिसको हम आज आप लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं। तो इसी दौरान होता है कि 23 जून 1756 को जो है जब ये घटना घटती है, तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे मद्रास में काम कर रहे थे, उसी से वो बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है कर देते हैं यहाँ पर युद्ध की घोषणा। और इस प्रकार से 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें यहाँ पर इसकी हार होती है, भारी हार होती है। हार क्या होती है, सिराजुद्दौला का मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि ये जो मीर जाफ़र होते हैं, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये मतलब दोनों के दोनों धोखेबाज निकल जाते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला को बोल दिया जाता है कि आप निकलिए, और रास्ता में उसको जो है मार दिया जाता है। और बदले में 1757 ईस्वी में गद्दी पर किसको बैठाया जाता है, तो मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र कुछ दिन 1760 तक रहा और 1760 में क्या किया, मीर जाफ़र के दामाद को मीर कासिम को फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। और जैसे ही 1760 में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है, वो क्या करते हैं, अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से डायरेक्ट मुंगेर, जो अपने बिहार में स्थित है, मुंगेर ले आते हैं। और यहाँ पर
चूँकि अंग्रेज का मंशा बहुत दिन से देख रहे थे। देखने के बाद क्या कर रहे थे, मुंगेर में गोली बारूद का फैक्ट्री जमा कर लेते हैं और पटना में जो है अंग्रेज का एक अधिकारी था, उसके साथ लड़ाई करते हैं। लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी मारा जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसको हटा दिया जाता है। 1760 से लेकर 1764 ईस्वी में क्या करता है, मीर कासिम को हटा दिया जाता है और फिर से इसको मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से जब वो लोग, कौन लोग, मीर कासिम भागते भागते कहाँ आता है, इधर शाह आलम द्वितीय के आसपास आता है। तो इस बीच में 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत में पूर्ण रूप से कहा जाता है कि अंग्रेज का जो है शासन अधिपत्य हो गया। बक्सर के युद्ध के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक साइड तो हेक्टर मुनरो होते हैं और एक साइड होते हैं शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, ये अवध का नवाब होता है, और ये मीर कासिम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1764 के युद्ध में जो है इन तीनों लोग का हार होता है और 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देता है। ये द्वैध शासन क्या होता है कि पैसा कौड़ी का जो भी बात होगा इसको करेगा नवाब, ये इसको करेगा अंग्रेज, और इसको जो इधर उधर का कार्य जो है छोटा मोटा बिना पैसा वाला काम उसको करेगा मतलब नवाब। जो मेन आर्थिक काम है उसको अंग्रेज करता था और ये साफ़ सफाई वाला जिसमें पैसा खर्च होता है उसको करता था। इसी को द्वैध शासन व्यवस्था भारत में बोला जाता है, या उस टाइम पे बोला जाता था। कौन लागू किया था बंगाल में, तो बंगाल में लागू किया था ये रॉबर्ट क्लाइव। और इसी युद्ध से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया। दीवानी प्राप्त हो गया कहने का मतलब वहाँ पर वो लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार कर सकते थे। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये इलाहाबाद की संधि के थ्रू ये इन लोग को दीवानी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप जाने होंगे। अब एक छोटा सा यहाँ पर बच जाता है पंजाब के बारे में। तो जब गुरु गोविंद सिंह मरते हैं तो गुरु गोविंद सिंह गुरु पद को समाप्त कर देते हैं। गुरु पद को समाप्त करने के बाद यहाँ पर जो है आदि ग्रंथ को गुरु बना दिया जाता है और बंदा बहादुर जो है उसको आगे लेके चल रहा था। लेकिन फर्रुखसियार बंदा बहादुर को भी खत्म कर देता है और धीरे धीरे क्या करता है, सिख साम्राज्य टूट के आपस में बिखरने लगते हैं और अलग अलग भागों में बिखर जाते हैं। तो 1767 से 1777 के बीच इस 10 सालों में क्या किया, तो सिख समाज टूटकर अलग अलग मिसल में बट गए। कुल 12 मिसल में सिख समाज बिखर कर रह गए, सिमट कर रह गए थे। तो मिसल का मतलब होता है एक समान। इस 12 मिसल में से एक था सुकरचरिया मिसल, ठीक है, जिसके अध्यक्ष या मुखिया थे चीरथ सिंह। इसी चीरथ सिंह के परिवार में जन्म लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो है 1792 ईस्वी में होता है, जो 1839 ईस्वी में जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है। 1780 में इसका जन्म होता है, 1780 ईस्वी में जिनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर जो है पंजाब जो है अपने आप को मजबूत करता है और दिलीप सिंह जैसे उसमें होते हैं। दिलीप सिंह को बाद में इंग्लैंड भेज देता है। और जो कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेके भाग गया था या लेके चल गया था, उसी का जो भतीजा था शाह शुजा, उसको जब गद्दी पर नहीं बैठने दे दिया जा रहा था, तो ये जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह उसका हेल्प किया था। और हेल्प करने के बाद क्या किया था, फाइनली उसको कोहिनूर हीरा दिया था। किसको, रंजीत सिंह को। कौन, शाह शुजा, जो ईरान लेके भाग गया था नादिर शाह। और इस प्रकार से ये मतलब पंजाब के बारे में था। अब एक छोटा सा यहाँ पर रह जाता है कि मैसूर के बारे में। ठीक है, मैसूर भी एक राष्ट्र अपने आप में था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पर ही, ठीक है ना, मैसूर राज्य की स्थापना होती है। मैसूर राज्य में चिक्का कृष्ण राज नाम का एक राजा होता था, जिसमें नंजराज और कृष्णा ये दो सैनिक थे। ये दोनों सैनिक क्या करते थे, चलाते थे शासन के। उसी के नंजराज और देवराज, कृष्णराज ने, नंजराज और देवराज ये दोनों मंत्री थे और कृष्णराज राजा थे। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि हैदर अली नाम का एक छोटा व्यक्ति क्या करता है, कृष्णराज या देवराज या ये नंजराज के दरबार में सैनिक के पद पर जो है बैठते हैं। और इस प्रकार से क्या करते हैं, 1755 या 60 में जो है डिंडीगुल के किला का इनको जो है मुख्य सैनिक बना दिया जाता है, जो बाद में आगे चलकर जो है यहाँ पर मैसूर का राजा बनता है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो आप निश्चित रूप से समझे होंगे। और देखिए रेगुलर देखिए, बिना पेन बिना कॉपी के, और थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए और रोज़ देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से